नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान के ताज़ा हालात को देखते हुए जो भी भारतीय वहां से वापस स्वदेश लौटना चाहते हैं, सरकार उन्हें भारत लाने की तैयारी कर रही है। इस बीच ईरान को लेकर एक सस्पेंस ये चल रहा है कि अमेरिका ईरान पर कब हमला करेगा। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे किसी भी हमले में अमेरिका का लक्ष्य क्या होगा और वो किन हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। हैरान करने वाली बात यह है कि ईरान को लेकर विरोध प्रदर्शन किसी मुस्लिम देश में नहीं बल्कि हमारे अपने ही देश के कारगिल शहर में हुए हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि तेलंगाना में 600 कुत्तों की जहर देकर हत्या कर दी गई है। कुछ गांव के सरपंचों ने यह चुनावी वादा किया था कि अगर वो जीत गए तो वो गांवों से कुत्तों की समस्या को खत्म कर देंगे, और उन्होंने इन कुत्तों को किसी शेल्टर होम में भेजने की बजाय उन्हें जहर देकर मार दिया। आज हम दुनिया भर में इंसान और जानवरों के बीच चल रहे इस संघर्ष को आपके लिए डिकोड करेंगे, जिसमें इंसान ने अपने लालच में जानवरों के घरों को छीन लिया, उनके इलाकों को छीन लिया, और अब वो ये शिकायत करता है कि ये जानवर जंगल छोड़कर शहरों में क्यों आ गए। और आखिर में आपको दिखाएंगे कि हमारे देश में 70% वाहनों के पास सड़क पर चलने के लिए जरूरी कागजात नहीं है। नए आंकड़े बताते हैं कि देश की सड़कों पर चलने वाले ज्यादातर वाहनों के पास न तो फिटनेस सर्टिफिकेट है, न इंश्योरेंस है, और बहुत तो ऐसे हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। बहुत सारे वाहन ऐसे भी हैं जिनकी समय सीमा अब समाप्त हो चुकी है। ऐसे वाहन देश की सुरक्षा और सड़कों पर जो सुरक्षा है लोगों के चलने की और पर्यावरण दोनों के लिए ही खतरनाक है। लेकिन सबसे पहले ईरान से आने वाली एक बड़ी खबर आपको देते हैं, और ईरान में जो ताज़ा हालात हैं उन्हें देखते हुए जो भी भारतीय स्वदेश लौटना चाहते हैं, सरकार उन्हें वापस लाने की तैयारी इस समय कर रही है, और ईरान से लोगों को घर वापस लाने की प्रक्रिया कल से ही शुरू हो सकती है। भारत सरकार यात्री विमान और मिलिट्री एयरक्राफ्ट के विकल्पों पर इस समय विचार कर रही है कि इन सारे लोगों को कैसे लाया जाए। इनके लिए कोई स्पेशल फ्लाइट चलाई जाएगी या कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजा जाएगा। ईरान में मौजूद सभी भारतीयों को भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने के लिए कहा गया है, और एक दिन पहले ही भारत सरकार ने ईरान में रहने वाले भारतीयों को जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी थी। आपको याद होगा, हम ही ने आपको बताया था, भारत सरकार ने ईरान में रहने वाले तमाम भारतीयों से कहा था कि आप जल्द से जल्द ईरान से बाहर निकल जाइए, जो भी साधन आपको मिलता है, जैसे भी आप वहां से निकलिए। इससे पहले भारत सरकार पिछले 10 वर्षों में युद्ध जैसे हालात में 7 देशों से इसी प्रकार से भारतीयों को एयरलिफ्ट करके सुरक्षित वापस भारत ला चुकी है, और हो सकता है कि अब इस बार ईरान से भी इसी प्रकार का कोई ऑपरेशन शुरू करना पड़े भारत को। आज ईरान ने लगभग 5 घंटे तक अपना एयर स्पेस बंद रखा, जिससे उसकी वायु सीमा लगभग पूरी तरीके से खाली हो गई। ये नक्शे पर हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय समय के अनुसार सुबह 3:45 पर ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, और करीब 8:30 बजे उन्होंने इसे दोबारा खोला है। अगर आप ये एयर स्पेस देखेंगे तो सबसे पहले हमने जो आपको पहले नक्शा दिखाया उसमें आपको ईरान का एयर स्पेस जो है, आसमान बिल्कुल खाली नजर आएगा। कोई फ्लाइट आपको नजर नहीं आएगी, इक्की दुक्की फ्लाइट आपको। देखिए, ये तस्वीर वो है जब ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। इस समय आपको ईरान के रास्ते पर, और ये वो नक्शा है जिसमें अब ईरान का एयर स्पेस खुलने के बाद अब वहां पर विमान फिर से उड़ने लगे हैं। हालांकि एयर स्पेस खुलने के बाद भी ईरान की वायु सीमा में बहुत ही कम विमान उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब किसी देश को या किसी देश पर हमले की आशंका होती है, और इसीलिए यात्री विमान ऐसे देश की वायु सीमा से अपने आप ही दूर रहते हैं। और दुनिया की जो बड़ी बड़ी एयरलाइन हैं उन्होंने अब ईरान की अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल करना शुरू कर दिया है। इससे पहले जून 2025 में भी ईरान ने ऐसे ही अपना एयर स्पेस बंद किया था, और ईरान के इस फैसले से भारत में एयर इंडिया और इंडिगो की कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, या फिर उनका जो रूट है उसे डाइवर्ट कर दिया गया है, उसे बदल दिया गया है। एशिया से यूरोप जाने वाला मुख्य एयर रूट
ईरान की वायु सीमा से होकर ही गुजरता है और इस रूट से फ्लाइट्स का समय और ईंधन दोनों बचता है। लेकिन अब जितनी भी फ्लाइट्स चलेंगी वो एक लंबा चक्कर काटकर यहां से जाएंगी। अब इस समय पूरी दुनिया की नजर अमेरिका पर लगी है, यह जानने के लिए कि अमेरिका ईरान पर हमला कब करेगा भी या नहीं करेगा। ईरान ने आज गिरफ्तार किए गए एक प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है, जिसे अमेरिका एक सकारात्मक कदम की तरह देख रहा है। आपको याद होगा, हमने आपको इरफान सुल्तानी की कहानी बताई थी। प्रदर्शनकारियों का ये एक पोस्टर बॉय है और इसी को सबसे पहले ईरान के सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया था और सिर्फ 6 दिन के अंदर ही इसे फांसी की सजा सुना दी गई थी। लेकिन अभी ईरान ने इसकी फांसी की सजा पर रोक लगा दी है और अमेरिका ने भी कई बार ये कहा था कि किसी भी प्रदर्शनकारी को फांसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए और उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो एक तरीके से आप इसे एक शुभ संकेत कह सकते हैं कि अभी ये व्यक्ति जो है इरफान सुल्तानी अभी फांसी की सजा से बच गया है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है तो उसका ये ऑपरेशन तेहरान कैसा होगा। पिछले साल अमेरिकी सेना ने अपने B-2 बॉम्बर्स की मदद से ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था। लेकिन अमेरिका के मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस बार ईरान में अमेरिकी सेना के 3 मुख्य लक्ष्य हो सकते हैं। पहला, ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के हेडक्वार्टर और कमांड सेंटर्स, यहां पर अमेरिका सबसे पहले हमला करेगा। दूसरा, बसीज मिलिशिया, ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड का ही एक हिस्सा है और ईरान में सरकार विरोधी आंदोलनों को कुचलने में इसी फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके हेडक्वार्टर्स और इसके ऊपर भी हमला हो सकता है। और तीसरा, ईरान की पुलिस और उनका पूरा सुरक्षा नेटवर्क और इन तीनों के ज्यादातर कमांड सेंटर्स ईरान के अलग अलग शहरों में घनी आबादी के बीच हैं। यानी इन पर हमला करना अमेरिकी सेना के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर यहां पर हमला किया तो बहुत सारी सिविलियन कैजुअलिटीज यानी वहां के जो नागरिक हैं, निर्दोष नागरिक, उन्हें भी नुकसान पहुंच सकता है। इन हमलों के लिए अमेरिका 5 संभावित सैन्य विकल्पों का इस्तेमाल कर सकता है। पहला, अमेरिका अपने B-2 बॉम्बर्स या B-52 बॉम्बर्स से ईरान के मिलिट्री बेसिस, उनके मिसाइल यूनिट्स और IRGC के सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। इन बम वर्षक विमानों की रेंज बहुत लंबी होती है, बहुत बड़ी रेंज होती है। इनकी रेंज हजारों किलोमीटर तक है और अमेरिका का B-2 बॉम्बर एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जो दुश्मन के रेडार पर नजर नहीं आता। और जून में 2025 में इसी विमान ने ईरान पर हमला किया था। दूसरा विकल्प यह है कि ईरान के आसपास समुद्र में मौजूद अमेरिका के युद्धपोतों और सबमरीन से टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल से हमला किया जा सकता है और यह मिसाइल करीब 1500 किलोमीटर की दूरी तक हमला करती है, तो इसका भी इस्तेमाल हो सकता है। तीसरा, अमेरिका अपने लड़ाकू ड्रोन्स की मदद से ईरान के महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। इसमें अमेरिका के सैनिक बिना ईरान में प्रवेश किए एक सुरक्षित दूरी से, बिना कोई खतरा मोल लिए दूर से ही हमला कर सकते हैं। और चौथा, अमेरिका चाहे तो ईरान के कमांड सिस्टम और कम्युनिकेशन नेटवर्क पर साइबर हमला करके उन्हें ब्लॉक कर सकता है, जैम कर सकता है। यानी एक भी बॉम्ब या मिसाइल फायर किए बिना ही ईरान की सेना पर असरदार और बड़ा हमला हो सकता है। और पांचवा, अमेरिका की डेल्टा फोर्स जैसी ही कोई स्पेशल फोर्स ईरान के अंदर प्रवेश करके वेनेजुएला के जैसा ऑपरेशन कर सकती है। हालांकि ऐसे ऑपरेशंस में जो जोखिम है, खतरा है, बहुत ज्यादा होता है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन को तेज और सटीक हमले करना बड़ा पसंद है। यानी अमेरिका लंबे समय तक युद्ध लड़ना नहीं चाहता, वो 1, 2 या 3 दिन में ही सब कुछ समाप्त करना चाहेगा। इसीलिए ईरान के तेल ठिकानों पर भी एक बड़ा हमला अमेरिका कर सकता है और इससे ईरान की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये 4-5 विकल्प हमने आपको बताए जो अमेरिका के सामने इस समय है कि अगर उसे ईरान पर हमला करना है तो वो कैसे करेगा। अब देखिए, अमेरिका से वेनेजुएला की दूरी सिर्फ 1100 किलोमीटर है, यानी लगभग इतनी दूरी जितनी दिल्ली और मुंबई के बीच है। लेकिन ईरान की दूरी अमेरिका से लगभग 12,000 किलोमीटर है। ईरान अमेरिका से बहुत दूर है
और अमेरिका को एक सुपर पावर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी सेना हजारों किलोमीटर दूर भी उतनी ही ताकतवर दिखती है जितनी अपने नजदीकी पड़ोस में। अमेरिका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका जो लक्ष्य है वो कितने हजार किलोमीटर दूर है, और अमेरिका की यह ताकत टिकी हुई है उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर। ये एक ऐसा वॉरशिप होता है जिस पर एक छोटा रनवे होता है, और इस रनवे पर लगभग 70 फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स के साथ लगभग 7000 जवान तैनात होते हैं। यानी ये जो युद्धपोत है ये अपने आप में एक चलता फिरता सैन्य ठिकाना है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तो इस समय अमेरिका के पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाले ऐसे 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो दुनिया के अलग अलग महासागरों में उसने तैनात किए हुए हैं। इन वॉरशिप्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन्हें अपनी ऊर्जा वॉरशिप्स में ही मौजूद न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलती है और इन्हें ईंधन भरने के लिए बार बार किसी पोर्ट पर नहीं जाना पड़ता। न्यूक्लियर रिएक्टर्स वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को 25 वर्षों में सिर्फ एक बार ईंधन की जरूरत पड़ती है और दुनिया के किसी देश के पास इतने एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं हैं। तो एक ही बार इतने वर्षों में इसे बाहर से ईंधन लेने की आवश्यकता होती है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर चीन है और चीन के पास सिर्फ इस प्रकार के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। और तीसरे नंबर पर आपको याद होगा इसमें से जो तीसरा जो कैरियर है वो पिछले वर्ष नवंबर में चीन की नौसेना में शामिल हुआ है, और इन तीनों में एक भी परमाणु ऊर्जा से चलने वाला वॉरशिप नहीं है। तो चीन की सेना कई मामलों में अमेरिका की बराबरी करने का दावा तो करती है, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में चीन को अमेरिका की बराबरी करने में अभी बहुत समय लग जाएगा। अमेरिका के पास 11 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और चीन के पास सिर्फ 3 हैं, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। और इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर भारत है और भारत के पास इस समय 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और दुनिया की दूसरी सुपर पावर रशिया के पास सिर्फ 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। पूरी दुनिया में इस समय सिर्फ 22 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, सिर्फ 22, और इसमें से अकेले अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर भारत। अब आपको बताते हैं कि सिर्फ 1 एयरक्राफ्ट कैरियर पर में कितनी ताकत होती है। इस समय अमेरिका ने अपना एक ऐसा ही एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है। पहले ये साउथ चाइना सी में तैनात था और ये दुनिया के सबसे बड़े वॉरशिप्स में से एक है, और इसका नाम है यूएसएस अब्राहम लिंकन। और इस समय ऐसे वॉरशिप की कीमत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। ये जो आप वॉरशिप देख रहे हैं ये 1 लाख करोड़ रुपए का वॉरशिप है एक, और इस पर 65 से 70 फाइटर जेट्स लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं, और 70 के आसपास फाइटर जेट्स इस वॉरशिप पर हमेशा तैनात रहते हैं। इसके बेड़े में कई दूसरे आधुनिक वॉरशिप्स भी शामिल हैं जो मिसाइल से लंबी दूरी तक हमला कर सकते हैं, और साथ ही इस बेड़े में एक न्यूक्लियर सबमरीन भी होती है। यानी एक वॉरशिप है, उसके आसपास दूसरे वॉरशिप्स हैं, और इसके साथ एक न्यूक्लियर सबमरीन भी है। ये जो पूरा बेड़ा है ये एक साथ चलता है। दूसरी तरफ ईरान की वायुसेना के पास कुल मिलाकर इस समय 180 फाइटर जेट्स हैं, और उनमें से सिर्फ 113 ही ऑपरेशनल है। मतलब 113 फाइटर जेट्स ही ऐसे हैं जो उड़ान भरने के काबिल हैं या जिन्हें युद्ध में इस समय इस्तेमाल किया जा सकता है। और जैसा हमने आपको बताया कि ईरान ने वहां के एक प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी की फांसी को रोक दिया है, और अब ईरान ने कहा है कि सुल्तानी को मौत की सजा नहीं दी जाएगी और दोषी पाए जाने पर उसे केवल
जेल की सजा हो सकती है, यानी मौत की सजा जो है उसकी टल गई है। और इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में फांसी की सजा पर रोक लगना एक अच्छी खबर है। आजकल आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप को जो भी कुछ कहना होता है वो अपना एक छोटा सा बयान, अपनी छोटी सी जो बात होती है वो सोशल मीडिया पर कह देते हैं, जो उन्होंने यहां आप देख पा रहे हैं। We've been told that the killing in Iran is stopping. It's stopped. It's stopping, and there's no plan for executions or an execution or executions. So I've been told that on good authority. We'll find out about it. I'm sure if it happens, we'll all be very upset, including you will be very upset. But that's just gotten to me from information that the killing has stopped, that the executions have stopped. They're not going to have an execution, which a lot of people were talking about for the last couple of days. Today was going to be the day of execution. राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को पहले ये चेतावनी दे चुके हैं कि अगर उन्होंने इस प्रदर्शनकारी को फांसी की सजा दी या दूसरे प्रदर्शनकारियों को मारने की कोशिश की, उन पर अत्याचार किया, तो फिर राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं और अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के 65 वर्ष के क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के लिए भी कहा है कि अगर ईरान की जनता उन्हें अपना नेता स्वीकार करती है तो अमेरिका को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यानी एक प्रकार से राष्ट्रपति ट्रंप ने रजा पहलवी को अपना एक समर्थन दे दिया है। रजा पहलवी वर्ष 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही अमेरिका में आजकल रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा था। और आज उन्होंने अपना एक वीडियो संदेश जारी किया है ईरान के लोगों के लिए, और उन्होंने 4 बड़ी बातें कही हैं। पहला, ख़ामेनी की सरकार गिरने के बाद ईरान परमाणु हथियार बनाने का कार्यक्रम बंद कर देगा। दूसरा, ईरान आतंकवाद का समर्थन देना बंद कर देगा। तीसरा, ईरान अमेरिका से अपने रिश्ते सामान्य करेगा। और चौथा, ईरान इजराइल को भी मान्यता दे देगा। और वो ये सारे जो सपने हैं, ये सारी बातें ऐसी हैं जो दुनिया, खासतौर पर पश्चिमी देश, ईरान से सुनना चाहते हैं कि ईरान ना तो परमाणु हथियार बनाएगा, इसके बाद ईरान इजराइल को मान्यता दे देगा और अमेरिका के साथ भी अपने रिश्ते सुधार लेगा। और ये सारे वादे ईरान के ये जो क्राउन प्रिंस हैं ये पहले ही कर रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि अगर ख़ामेनी की सरकार गिर जाती है तो ये सारी बातें संभव हैं। एक प्रकार से वो ये इशारा कर रहे हैं कि आप मुझे सत्ता में ले आइए, और मैं जैसे ही सत्ता में आऊंगा मैं आपके सारे काम, ये सारे बड़े बड़े ऐलान जो हैं, मैं ये सब पूरे कर दूंगा। It is the Iran that existed before the Islamic Republic, and it is the Iran that will rise again from its ashes the day the Islamic Republic falls. So let me be clear about how a free Iran will act towards its neighbors and the world after the fall of this regime. In security and foreign policy, Iran's nuclear military program will end. Support for terrorist groups will cease immediately. A free Iran will work with regional and global partners to confront terrorism, organized crime, drug trafficking, and extremist Islamism. Iran will act as a friend and a stabilizing force in the region, and it will be a responsible partner in global security. In diplomacy, relations with the United States will be normalized, and our friendship with America and her people will be restored. The state of Israel will be recognized immediately. तो रजा पहलवी जो हैं ये वीडियो संदेश जारी कर रहे हैं पूरी दुनिया के लिए भी, और ख़ास तौर पर ईरान के लोगों के लिए। अब ये ईरान तक पहुंच पाएगा या नहीं, क्योंकि ईरान में इस समय बाहर से कोई वीडियो अंदर नहीं आ सकता और ईरान के अंदर से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ की सरकार ने इंटरनेट को ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन वो जो भाषा बोल रहे हैं वो भाषा पश्चिमी देशों की भाषा है। ये जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है ये अमेरिका की भाषा है। ये सारी चीज़ें वो हैं जो अमेरिका आज ईरान से सुनना चाहता है, और अमेरिका ये चाहता है कि एक बार अगर वहाँ सत्ता परिवर्तन हो गया तो ईरान चीन से दूर होकर अमेरिका का एक साथी बन जाए, अमेरिका का एलाई बन जाए। और ये सारे वादे रजा पहलवी अमेरिका में बैठकर कर रहे हैं,
और वो कह रहे हैं कि अगर आप मुझे वहाँ पर स्थापित कर देते हैं तो फिर मैं वही करूँगा जो पश्चिमी देश चाहते हैं और अमेरिका चाहता है। एक प्रकार से उन्होंने ये कहने की कोशिश की है। आज सऊदी अरब, कतर और ओमान ने भी मिलकर राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान पर हमला न करने के लिए कहा है। इन देशों को यह डर है कि ईरान पर हमले से पूरा मिडिल ईस्ट अस्थिर हो सकता है। इसका असर ईरान के आसपास के देशों पर भी पड़ेगा। चीन के विदेश मंत्री ने ईरान का समर्थन किया है और उन्होंने ये कहा है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में धमकी या बल प्रयोग करने का विरोध करता है। और तुर्की के विदेश मंत्री ने भी ये कहा है कि अमेरिका और ईरान मिलकर इस मुद्दे को आपस में ही सुलझा लें। Biz kesinlikle sorunların diyalogla çözülmesini istiyoruz. İran'da olacak geniş çaplı istikrarsızlığın bölgenin kaldırma kapasitesinin çok altında olduğunu, üstünde olduğunu düşünüyorum ben. Onun için diplomatik çabalara devam edeceğiz. İnşallah Amerika ile İran kendi arasında bu konuyu gerek arabulucular üzerinden gerek diğer aktörler üzerinden veya direkt görüşerek çözerler. Biz de konuyu yakından takip ediyoruz. तो इस समय जो पूरी दुनिया है वो 3 भागों में बटी हुई है। एक हिस्सा वो है, वो देश हैं जो खुलकर अमेरिका का साथ दे रहे हैं और वो राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं। दूसरे देश वो हैं जो ईरान का साथ दे रहे हैं और वो इस समय ईरान के पक्ष में खड़े हैं। और तीसरे वो देश हैं जो इस समय न्यूट्रल हैं, वो किसी के भी पक्ष में या किसी के भी खिलाफ कोई बयान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ घटनाक्रम को दूर से बैठकर देख रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेरिका को जो करना था अमेरिका ने कर दिया या आगे करेगा। उसने अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, धमकियां बिल्कुल स्पष्ट हैं। लेकिन चीन ने इस दौरान सिर्फ बयानबाजी करने के और कुछ नहीं किया। और दुनिया यह देख रही है कि चीन ना तो पहले वेनेजुएला को बचा पाया जो कि उसका करीबी दोस्त है, और ना ही चीन अब ईरान को बचाने के लिए कोई कोशिश कर रहा है। ये चीन के लिए एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसा समय है जब पूरी दुनिया ने यह देखा कि चीन आज भी अमेरिका के बराबर की ताकत नहीं बन पाया है और अभी भी दुनिया के किसी देश में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका से लड़ने की ताकत दिखा सके। अब आपको ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमैनी के समर्थन में निकाली गई एक रैली की तस्वीरें दिखाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये विशाल रैली जो इस समय आप देख रहे हैं, ज़रा अंदाज़ा लगाइए ये कहाँ हुआ होगा। ये रैली ना तो ईरान में निकाली गई है और ना ही किसी और मुस्लिम देश में। ये तस्वीरें भारत की हैं और ये रैली लद्दाख के करगिल शहर में निकाली गई। कल यानी 14 जनवरी को करगिल में शिया समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में सड़क पर उतरकर ईरान का समर्थन किया और खमनेई का समर्थन किया। इस रैली में भारत और ईरान के झंडे एक साथ लहराए गए और अमेरिका और इजराइल का विरोध किया गया, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। इस रैली में पुरुष और महिलाएं दोनों ही थी बड़ी संख्या में, और प्रदर्शनकारियों के हाथों में खमनेई की तस्वीरें और उनके समर्थन में बैनर थे। ये लोग खमनेई को रहबर कहकर नारे लगा रहे थे। अब रहबर का मतलब होता है मार्गदर्शक या फिर रक्षक। और इस रैली के बाद एक बड़ी सभा का भी आयोजन किया गया। इस प्रदर्शन का आयोजन इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट ने किया था और इस ट्रस्ट का कहना है कि कारगिल के शिया मुसलमान ईरान और उसके सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमनेई को बहुत पसंद करते हैं और उनके समर्थन में ये सारे लोग एकजुटता दिखाना चाहते हैं। इन प्रदर्शनकारियों के मुताबिक उनका विरोध प्रदर्शन ईरान के साथ उनके धार्मिक और ऐतिहासिक संबंधों पर आधारित है और इसीलिए वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के दखल और उनके हमलों का विरोध कर रहे हैं। आप इस रैली की पहले तस्वीरें देखिए और फिर आपको कारगिल और ईरान के ऐतिहासिक कनेक्शन के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि कारगिल में रहने वाले ये लोग आज ईरान का इतना समर्थन क्यों कर रहे हैं।
लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित राज्य है और कारगिल यहाँ का एक शिया बाहुल शहर है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे लद्दाख में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी कारगिल में है और यहाँ मुस्लिम आबादी है 76.87%। ये आंकड़ा हम 2011 का आपको दे रहे हैं। बौद्ध आबादी है 14.29% और हिंदू आबादी यहाँ पर सिर्फ 7.34% है। और कारगिल की मुस्लिम आबादी में 90% जो हैं वो शिया हैं और इसी शिया फैक्टर की वजह से यहाँ के मुसलमान ईरान का समर्थन कर रहे हैं। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया बाहुल देश है और आयतुल्लाह खमेनी को दुनिया में शिया मुसलमानों का सबसे बड़ा और शक्तिशाली धार्मिक नेता माना जाता है। कारगिल के कई शिया ईरान को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शिया नेतृत्व का केंद्र मानते हैं। कारगिल से ईरान के ऐतिहासिक संबंध जो हुए उनकी शुरुआत 15वीं सदी से होती है, जब ईरान से शिया धर्म के प्रचारक लद्दाख आए थे, जिसके बाद इस क्षेत्र में ईरान का प्रभाव बढ़ा और वर्ष 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद ये पहचान और मजबूत हो गई और कारगिल के स्थानीय शिया नेताओं ने ईरान के साथ अपने सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्तों को न सिर्फ बनाए रखा बल्कि उन्हें और ज़्यादा मजबूत किया। ईरान की संस्कृति और धार्मिक परंपराएं भी यहाँ के शिया समुदाय के जीवन का एक अहम हिस्सा हैं और कारगिल में आप ईरान के असर को इस बात से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर ईरान के पूर्व धर्मगुरु और नेता इमाम आयतुल्लाह रुहुल्लाह खमेनी के नाम पर एक चौक भी है। वर्ष 1989 में कारगिल के शिया नेताओं ने इमाम खमेनी मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की थी और उसके बाद से ये ट्रस्ट ईरान के धार्मिक विचारों का प्रचार और समर्थन इस इलाके में करता है और कारगिल में ईरान के समर्थन में रैली का आयोजन भी इसी संस्था ने किया था। अब ईरान के बारे में कुछ नई जानकारी आपको बताते हैं जो शायद आपको ना पता हो। ईरान एक ऐसा देश है जिसमें कई विरोधाभास हैं। ईरान में एक तरफ दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को फांसी की सज़ा दी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि ईरान की जो सरकार है, सत्ता है, वो बहुत कट्टर भी है और बहुत सख्त सज़ा देती है, फांसी की सज़ा देती है। और फांसी के अलावा इस समय ईरान में छोटे छोटे अपराधों के लिए भी हाथ और पैर काटने जैसी बर्बर सज़ाएं दी जाती हैं। वहाँ पर एक छोटे से अपराध के लिए भी आरोपी का हाथ या पैर काट दिया जाता है। वहाँ पर महिलाओं को बिना हिजाब के घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ईरान एक ऐसा देश भी है जो शिक्षा, शहरीकरण, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जेंडर इक्वलिटी के मामले में मिडिल ईस्ट का सबसे अग्रणी देश है और कई पश्चिमी देशों से इसकी तुलना की जा सकती है। ईरान मिडिल ईस्ट के सबसे युवा देशों में एक है, इसलिए इस समय हो रहे विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व भी वहां के युवा ही कर रहे हैं। ईरान में 89% लोग साक्षर हैं, लेकिन वहां के 15 से 24 वर्ष के युवा 97% साक्षर हैं और महिलाओं की साक्षरता दर वहां पर 96% है। वर्ष 2025 में ईरान की नेशनल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए 63% महिलाओं और सिर्फ 37% पुरुषों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया था। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में 70% ग्रेजुएट्स महिलाएं हैं। यहां तक कि ईरान के स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी 19% महिला बोर्ड की सदस्य हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं। एक तरफ ईरान में महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य है, लेकिन उच्च शिक्षा में महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। ईरान में जो फर्टिलिटी रेट है वो है लगभग 1.7, यानी वहां की हर महिला औसतन 1.7 बच्चे पैदा करती है, जबकि ईरान के पड़ोसी देश पाकिस्तान में फर्टिलिटी रेट करीब 3.2 है और अफगानिस्तान में 4.7 है। ईरान में 77% शहरीकरण हो चुका है और वहां ज्यादातर लोग अब शहरों में रहते हैं। वहां की आबादी करीब 9 करोड़ 20 लाख है और ईरान के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी औसत जीवन प्रत्याशा 78 वर्ष है। यानी ईरान का युवा पढ़ा लिखा है, वो शहरों में रहता है, महत्वाकांक्षी है और लंबे समय तक जीता है। लेकिन वहां की कट्टरपंथी सरकार इन युवाओं की महत्वाकांक्षाओं को अब पूरा नहीं कर पा रही। ईरान का क्षेत्रफल करीब 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर है और इस हिसाब से यह मिडिल ईस्ट का दूसरा और पूरी दुनिया का 17वां सबसे बड़ा देश है। ईरान के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है और दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है। तो देखिए, जो नेचुरल गैस है और तेल है वो ईरान में किस कदर पूरी दुनिया से ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ की सरकार
युवाओं को नौकरियां नहीं दे पा रही, एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं दे पा रही। ईरान की करेंसी लगातार गिर रही है और जब वहां का युवा इसका विरोध करता है तो उन्हीं की अपनी सरकार उन्हें सरेआम सड़कों पर गोली मार देती है और यही है गुस्सा ईरान के लोगों का। और क्या आप जानते हैं कि भारत की तरह ही ईरान भी एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता है और ईरान की सभ्यता कम से कम 5000 वर्ष पुरानी है। भारत की ही तरह ईरान को भी आप एक सिविलाइजेशनल स्टेट कह सकते हैं। ईरान शायद मिडिल ईस्ट का अकेला ऐसा देश है जिसे कभी गुलाम नहीं बनाया गया, जबकि मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश जैसे सऊदी अरब, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, पैलेस्टाइन, इराक, इजिप्ट, यमन और लीबिया ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा रहे हैं और पहले विश्व युद्ध के बाद इन्हें आज़ादी मिली। काफ़ी देर से ये सारे ऐसे राज्य हैं, ऐसे देश हैं जिन्हें बहुत देर से आज़ादी मिली है और उस समय ऑटोमन साम्राज्य उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और दक्षिणी यूरोप यानी 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। ईरान का एक ऐसा इतिहास है जिसमें उसका खुद का आर्किटेक्चर, उनकी पोइट्री, लिटरेचर और फिलॉसफी है। आज ईरान में भले ही दुनिया में सबसे ज़्यादा फांसी दी जाती हो, लेकिन दुनिया में मानवाधिकारों पर सबसे प्राचीन दस्तावेज भी ईरान से ही आया था और इसका नाम है साइरस सिलेंडर। आज से करीब 2500 वर्ष पहले एक शिलालेख पर इसे लिखा गया था और यह नाम ईरान के एक राजा के नाम पर रखा गया था और इस राजा का नाम था साइरस द ग्रेट। और इसमें धार्मिक आज़ादी, नस्लीय भेदभाव को ख़त्म करना और गुलामों को आज़ादी देने की बातें लिखी गई थी उस जमाने में 2500 वर्ष पहले। और वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र के ह्यूमन राइट्स चार्टर को बनाने की प्रेरणा भी ईरान के इसी शिलालेख से मिली थी। ईरान में आयतुल्लाह ख़ामेनी का इस्लामिक शासन खत्म करना इतना आसान भी नहीं है। पिछले 47 वर्षों से ख़ामेनी का ईरान पर पूरा नियंत्रण है और इस शासन को ईरान में रहकर कोई भी आज तक चुनौती न दे पाया है और न दे सकता है। ईरान के प्रदर्शनकारी बहादुर तो हैं, लेकिन उनके पास सत्ता में बदलाव के लिए वहां का कोई लोकल राजनीतिक नेतृत्व नहीं है, लीडरशिप नहीं है उनके पास। ईरान में बदलाव तभी हो पाएगा जब वहां के सुरक्षा बलों और धार्मिक नेतृत्व में कोई फूट पड़े। वहां पर या तो सुरक्षा बल कोई विद्रोह करें या सरकार में आपस में फूट पड़ जाए और सरकार का ही एक हिस्सा विद्रोहियों के साथ मिल जाए। ये फूट बहुत जरूरी है, लेकिन फिलहाल वहां ऐसा कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा। उनकी जो सुरक्षा बल है, सरकार है और वहां का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये तीनों बिल्कुल एकजुट होकर एक टीम की तरह वहां पर डटे हुए हैं। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो वहां की मौजूदा सरकार इस हमले को एक विदेशी साजिश कहकर अपने पक्ष में देश के अंदर माहौल बनाएगी। यानी अमेरिका का हमला नहीं, बल्कि ईरान के अंदर ही सत्ता का संघर्ष शुरू होने से वहां कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। तो बाहर की जो शक्तियां हैं, जो दूसरे देश हैं, वो इन विद्रोहियों की मदद तो कर सकते हैं और हो सकता है ईरान पर हमला भी कर दें, लेकिन जब तक ईरान के अंदरूनी राजनीतिक सिस्टम में, जब तक ईरान के अपने प्रशासन में कोई फूट नहीं पड़ती, जब तक वहां पर आपस में मतभेद नहीं होते, जब तक ईरान में शासन करने वाले जो लोग हैं, वहां की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वहां की जो फौज है, वहां की पुलिस है, अगर ये आपस में इनमें संघर्ष शुरू होगा और वहां फूट पड़ेगी, तभी ईरान से ख़ामेनी जो है उनकी सत्ता समाप्त हो सकती है, वरना ये इतना आसान नहीं होगा। ये आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर थी जो अभी हमने आपको बताई, लेकिन हमारे देश में एक खबर है जिसके बारे में बड़ी चर्चा हो रही है और अब आपको हम बताते हैं। आपको याद होगा, पश्चिम बंगाल में एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी आईपैक पर रेड हुई थी और इस रेड के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को एक बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 फरवरी को अगली सुनवाई तक ईडी के अधिकारियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई दोनों एफआईआर्स पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला एक तरह से ईडी की जीत माना जा सकता है। आपको याद होगा, 8 जनवरी को हमने आपको दिखाया था कि कैसे ईडी की छापेमारी में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद वहां पर पहुंचकर हस्तक्षेप किया था। जब ये रेड चल रही थी, वो खुद वहां पर पहुंच गई और उसके बाद वहां से वो अपने साथ ज़रूरी फाइल्स और डिजिटल डिवाइसेस, डिस्क और जो सबूत थे उन्हें अपने हाथ में लेकर चली गई और कोई उन्हें रोक नहीं पाया। इसके बाद इस मामले में ममता बनर्जी ने
ईडी के अधिकारियों के खिलाफ अपने राज्य में एफआईआर दर्ज करा दी। मतलब पश्चिम बंगाल की पुलिस और ईडी ये आमने सामने आ गए। इसके बाद ईडी ने पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और आज सुप्रीम कोर्ट में ईडी की इसी याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं जो आज पूरे देश को सुनने चाहिए। पहला, पश्चिम बंगाल सरकार को ईडी के काम में दखल न देने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत बड़ी बात है। दूसरा, सभी सीसीटीवी की फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है और यह फुटेज 8 जनवरी को हुई छापेमारी के दौरान की है। तो उन्होंने कहा है कि जो भी सीसीटीवी फुटेज है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं और जो सबूत हैं, इन्हें सुरक्षित रखा जाए। तीसरा, पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया और 2 हफ्तों में उनसे जवाब मांगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि ईडी के काम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुलिस अधिकारियों का हस्तक्षेप करना एक बहुत गंभीर मामला है और अब इसकी जांच होना बहुत आवश्यक है। उनका कहना था कि 9 जनवरी को कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जो हंगामा हुआ, यह भी बहुत चिंताजनक बात है और अगर इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो भविष्य में दूसरे राज्यों के हाई कोर्ट्स में भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर करके पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने की भी मांग की है। ईडी का कहना है कि इन अधिकारियों ने जांच में बाधा डाली और सबूतों की चोरी में मदद की। कोर्ट के आज के आदेशों के बाद बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी सबूतों को छुपा रही हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि वो अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सारे सबूत पेश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को दे देंगे। ऐसा लगता है कि रोहिंग्या से तो बहुत प्यार है ममता बनर्जी को, लेकिन भारत की जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनसे बड़ी दुश्मनी है, नफरत है, और यह बड़ा चिंताजनक है। दूसरा जो चिंताजनक है वो ये है कि आप साक्ष्य मिटा क्यों रही है। जैसा आज न्यायालय में भी दलील दी गई कि ये चोरी है, डकैती है कि आप मोबाइल फोन फाइलें उठा ले। ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पब्लिक सर्वेंट इटसेल्फ अंडर द न्यू लॉ ऑफ बीएनएस इज अ क्राइम। না সুপ্রিম কোর্ট যদি নির্দেশ দিয়ে থাকে ঠিক আছে, তাতে অসুবিধা কি আছে? তো আইনত মামলা চলবে, মামলা তো ওভার হয়ে যায়নি। নেক্সট ডেট অফ হিয়ারিং নিশ্চয়ই দিয়েছে আজকে, তো নেক্সট ডেট অফ হিয়ারিং কবে আছে? যেদিনকে দেওয়া হয়েছে সেদিনকে আবার মামলা হবে, সেদিনকে আবার লড়াই হবে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন যেটা, যে আপনি আইপ্যাকের নাম করে খালি বাংলায় এসে রেড করলেন। আইপ্যাকের অফিস রয়েছে হায়দ্রাবাদে, আইপ্যাকের অফিস রয়েছে তামিলনাড়ুতে, আইপ্যাকের অফিস রয়েছে চেন্নাইতে, আপনি সেখানে তো করলেন না। আইপ্যাকের আরো 3 জন ডাইরেক্টর রয়েছে, আপনি তাদের বাড়িতে গিয়ে রেড করলেন না, আপনি রেড করলেন এখানে। আর রেড সংক্রান্ত কিছু তথ্য আমাদের হাতেও রয়েছে। हमारे देश का एक संवैधानिक ढांचा है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर काम करती हैं और कई बार अलग अलग पार्टियों की सरकारें हो सकती हैं। इसी तरह केंद्र और राज्यों की अलग अलग एजेंसियां भी हैं। अब अगर ये एजेंसियां एक दूसरे के खिलाफ ही केस दर्ज करने लगेंगी तो देश में अराजकता फैल सकती है और पश्चिम बंगाल में भी यही हुआ जब स्थानीय पुलिस ने ईडी के कामकाज में दखल दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर जोर दिया कि अलग अलग एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए बनाया गया है। इसी तरीके से हाईकोर्ट में भी सुनवाई के दौरान हंगामा किया गया। यहां सुप्रीम कोर्ट में यह दावा किया गया कि व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर लोगों को अदालत में हंगामा करने के लिए बुलाया गया था। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का, आप देखिए, जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने अदालत को यह बताया कि ऐसे व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं जहां पर व्हाट्सएप के जरिए लोगों को कहा गया कि आप, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को कहा गया कि आप कलकत्ता हाईकोर्ट में आइए बड़ी संख्या में, और फिर ये लोग वहां बड़ी संख्या में पहुंच गए टीएमसी के कार्यकर्ता, और इन्होंने वहां हंगामा किया और सुनवाई नहीं होने दी। ये एक बहुत गंभीर बात है और इस पर जस्टिस मिश्रा ने कहा कि क्या ये कोई जंतर मंतर है जहां पर लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए बुलाया गया है, और ये एक चिंताजनक बात है। असल में अगर आप देखें, ये जो पूरी खबर है इसके 2 मायने हैं। एक मायने तो ये कि हमारे देश में अगर 2 एजेंसी, अगर लोकल पुलिस और ईडी दोनों ही एक दूसरे से टकराने लगेंगी तो क्या होगा, ये एक बहुत चिंताजनक बात है।
और दूसरा, अगर अदालतों में सुनवाई को इस प्रकार से रोका जाने लगेगा हंगामा करके, और अगर अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता अदालतों में पहुंचकर सुनवाई को प्रभावित करने लगे, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत खतरनाक संकेत है। और ऐसा आज जो चर्चा भी हुई जिस बात की कि अगर देश के बाकी हाई कोर्ट्स में भी ऐसा होने लगा तब क्या होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, लेकिन आज जो हुआ और जिस मुद्दे पर सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, असल में ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है पश्चिम बंगाल में, ये असल में संविधान को खतरे में डालती है। तो जितने भी लोग हैं जो संविधान से बड़ा प्यार करते हैं, जो बात बात पर ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, असल में ये घटना संविधान को खतरे में डालती है। तो ऐसे तमाम लोगों को सबसे पहले तो इस घटना की आलोचना करनी चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे देश में ऐसा है जो इस घटना पर बिल्कुल चुप बैठा है, वो इसकी आलोचना नहीं कर रहे। और कई लोग ऐसे हैं, खासतौर पर विपक्ष के लोग, वो इसमें ईडी की ही गलतियां निकाल रहे थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना आदेश दिया है, उससे ये पता चल गया कि इसमें ईडी कहां खड़ा है और पश्चिम बंगाल की पुलिस कहां खड़ी है। आज के अगले विश्लेषण की शुरुआत एक सवाल से मैं करूंगा, और वो ये है कि क्या इंसान ताकतवर है सिर्फ इसलिए कि वो जानवरों की हत्या कर सकता है, उन्हें जला सकता है और अपने मनोरंजन के लिए इन जानवरों को चिड़ियाघर में कैद कर सकता है? क्या ताकतवर होना इंसान को ये सब हक देता है? और ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि तेलंगाना में सैकड़ों आवारा कुत्तों को जहर देकर मार दिया गया। देश की राजधानी दिल्ली के चिड़ियाघर में एक सियार को जलाकर मार दिया गया। आखिर इंसान जानवरों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? आज हम इसी सोच को डिकोड करेंगे। पिछले हफ्ते तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के 5 गांवों में लगभग 600 कुत्तों को जहर देकर मार दिया गया। पुलिस के मुताबिक इन कुत्तों को जहर का इंजेक्शन दिया गया था और कुछ के खाने में जहर मिला दिया गया था, यानी जहर देकर इन कुत्तों को मार दिया गया। यह हत्या इन गांवों के सरपंचों के कहने पर की गई, क्योंकि पंचायत के चुनाव में इन लोगों ने वादा किया था जनता से, गांव वालों से, कि अगर वो चुनाव जीत गए तो गांव को आवारा कुत्तों से मुक्त कर देंगे। और चुनाव जीतने के बाद सरपंचों ने स्ट्रे डॉग्स को हटाने के लिए एक शॉर्टकट तरीका अपनाया और कुत्तों की हत्या करवा दी। आरोप है कि सिर्फ 5 से 7 दिनों के अंदर ही लगभग 600 कुत्तों की हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद कुत्तों को चुपचाप जमीन में दफना दिया गया। लेकिन जब एक एनजीओ को इसके बारे में पता चला तो पुलिस से शिकायत की गई और फिर स्ट्रे डॉग्स की इस हत्या का खुलासा हुआ। अब इस मामले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दफनाए गए कुत्तों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि जेसीबी की मदद से इन्हें बाहर निकालकर फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। So recently we received an information with regard to the mass killing of the stray dogs in 5 villages in Kamarad district. In these 5 villages, nearly 500 to 800 dogs were killed brutally by giving the poisonous injections. So for this activity, one person was hired through the village sarpanches. So total this activity was carried out by the village sarpanches only. So based on that information, we have given complaint in the Machardi police station. These activities are carried out within 5 to 7 days. तो ये तो तेलंगाना में हुआ, जहां सैकड़ों कुत्तों को जहर देकर मार दिया गया। अब आपको जानवरों के साथ इंसानों की क्रूरता की एक और खबर दिखाते हैं। अब चिड़ियाघर में बंद जानवर भी सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि दिल्ली के चिड़ियाघर में एक सियार के जलने से मौत हो गई। यह घटना पिछले महीने की है। चिड़ियाघर के कर्मचारियों के संघ का आरोप है कि एक सियार भालुओं के बाड़े में घुस गया था। इसके बाद सियार को बाहर निकालने के लिए भालुओं के जो बाड़े में मांद थी, मांद के प्रवेश द्वार पर आग लगा दी गई और उस आग में मिर्च का पाउडर डाल दिया गया, यह सोचकर कि इस आग को देखकर यह सियार वहां से बाहर भाग जाएगा। लेकिन इसके बाद यह सियार बाहर नहीं निकल सका और उसकी जलकर मौत हो गई। अब सोचिए, क्या यह हत्या नहीं है? एक सियार जिसे जंगल से पकड़कर लाया गया और चिड़ियाघर में एक पिंजरे में बंद कर दिया गया, उसके घर से विस्थापित करके उसे कैद करके एक पिंजरे में बंद कर दिया गया ताकि लोग उसे देखें, वो लोगों का मनोरंजन करें और उसके बाद इसी चिड़ियाघर में उसकी मौत हो जाती है।
आज मेरा एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार चिड़ियाघर हैं ही क्यों? आज हम एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहां मैन वर्सेस एनिमल यानी इंसान और जानवरों का जो संघर्ष है अब सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये संघर्ष आजकल सड़कों पर दिख रहा है, शहरों में दिख रहा है, गांवों में दिख रहा है। पृथ्वी पर इंसान से पहले जानवर थे, लेकिन सबके साथ समय के साथ साथ इंसान जैसे जैसे समझदार होता चला गया, जैसे जैसे शक्तिशाली होता चला गया, उसमें श्रेष्ठता की भावना आ गई और इंसान पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली है, उसके पास दिमाग है और इसी अहंकार में इंसान ने जानवरों के साथ अपराध करने शुरू कर दिए। इंसान ने अपने लालच में आकर जंगल काट दिए, नदियों पर अतिक्रमण किया, पहाड़ों को तोड़ दिया, जानवरों को अपना गुलाम बना लिया और जानवरों को चिड़ियाघरों में बंदी बनाकर छोड़ दिया, जहां टिकट लगाकर जानवरों की नुमाइश की जाती है। आज दुनिया भर में 10,000 से ज्यादा चिड़ियाघर हैं और इन सभी में लाखों जानवर कैद हैं, जिन्हें उनके घरों से हटाकर कैद करके यहां पर छोड़ दिया गया है और ताकि इंसान इन जानवरों को देखने के लिए यहां पर आए और तालियां बजाए और अपना मनोरंजन करें। आज इंसान से परेशान जानवरों को अगर भविष्य की कल्पना करने के लिए कहा जाए तो वो इस तस्वीर की कल्पना करेंगे जहां अब इंसान ही चिड़ियाघरों में बंद है। अगर आप किसी जानवर से कहेंगे कि वो कल्पना करे तो अब जानवर कुछ इस प्रकार की कल्पना करेंगे। ये विशाल चिड़ियाघर है जहां पिंजरों में इंसानों को रखा गया है और उनके बाहर जानवर घूम रहे हैं, शेर घूम रहे हैं, हाथी खड़े हैं और पक्षी इन्हें देखकर खुश हो रहे हैं। आज इंसान ने इन जानवरों के घरों पर कब्जा कर लिया है और इसलिए अब जानवर इंसानी आबादी में घुसने लगे हैं और इसके बाद हम जानवरों को ही दोषी बनाकर उनकी हत्या कर रहे हैं। तो आज हमारा कहना यह है कि इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में जितना अधिकार इंसान का है उतना ही हक जानवरों का भी है, लेकिन इंसान ने धीरे धीरे जानवरों के इस हक को मार लिया और आज इंसान ने इन जानवरों को इनके घरों से बेदखल कर दिया। अब इन जानवरों के पास कोई जगह नहीं है, इसीलिए वो शहरों में आ रहे हैं, सड़कों पर भटकते हुए आपको मिलते हैं और इसमें इन जानवरों की गलती नहीं है, ये इंसान की गलती है, ये इंसान के लालच का एक नतीजा है। और अब जब ये जानवर इंसान के घरों के पास आ जाते हैं तो इंसान को नाराज़गी होती है। हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि ये जानवर हमारे घर के आसपास कैसे आ सकते हैं, ये हमें नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं और हम बड़ी शिकायत करते हैं। लेकिन इन जानवरों के बारे में सोचिए, अगर इनका घर ही इंसान ने छीन लिया तो फिर ये कहां जाएंगे? और आपने देखा होगा आजकल फिल्मों में या वेब सीरीज से पहले भी हर जगह एक डिस्क्लेमर दिया जाता है जिसमें फिल्म प्रोड्यूसर ये कहता है कि हमने ये फिल्म बनाने के दौरान किसी भी जानवर के साथ कोई क्रूरता नहीं की है। आपने ये डिस्क्लेमर अक्सर देखा होगा जिसमें लिखा होता है कि शूटिंग के दौरान जानवरों को कोई हानि नहीं पहुंचाई गई, उन्हें कोई तकलीफ नहीं दी गई। ये फिल्म वाले खुद बताते हैं। याद रखिए, जो देश और समाज जानवरों से प्यार नहीं करता, उनके अधिकारों की रक्षा नहीं करता, उसे अच्छा समाज और देश नहीं कहा जा सकता। दुर्भाग्य इस बात का है कि फिल्मों में जब आप जाते हैं थिएटर में तो ये डिस्क्लेमर आता है कि जानवरों को हमने परेशान नहीं किया शूटिंग के दौरान, लेकिन जब आप थिएटर से बाहर निकलते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलते ही आपको कोई ना कोई परेशान जानवर जिसका घर छीन लिया गया है आपको सड़कों पर भटकता हुआ नजर आएगा। इस तरह के वीडियोस आपने बहुत सारे देखे होंगे जहां हाथी जंगल छोड़कर किसी गांव में आ गया या कोई और जानवर जंगल से बाहर निकलकर किसी गांव के आसपास आ गया और अब गांव वाले उसे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कई बार तो उनकी जान ले लेते हैं। इसलिए किसी भी समाज को और किसी भी देश को जानवरों के प्रति अपना प्यार दिखाना चाहिए, जैसा प्यार आज भारत के प्रधानमंत्री ने दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति के मौके पर आज एक वीडियो जारी किया। इसमें वो गायों को खाना खिला रहे हैं। ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की पुंगनूर गाय हैं और पुंगनूर भारत की एक दुर्लभ और सबसे छोटी देसी नस्ल की गाय होती है। आमतौर पर इसकी ऊंचाई 70 से 90 सेंटीमीटर के बीच होती है और वजन इसका होता है 115 से 200 किलोग्राम के आसपास। लेकिन पहले आप ये तस्वीरें देखिए।
तो आज हम आपसे सबसे ये कहना चाहते हैं कि जो प्यार आपने यहाँ देखा इस वीडियो में, जो अभी हमने आपको दिखाया, क्या इंसान को ऐसा ही प्यार हर जानवर के साथ नहीं करना चाहिए? जानवरों के हकों को मारिए मत, जानवरों को उनके घरों से बेदखल मत कीजिए। और जानवरों का घर होता है जंगल, और धीरे धीरे इंसान जंगलों में प्रवेश कर चुका है, क्योंकि इंसान का लालच इतना है कि उसे हर जंगल पर अब कब्जा चाहिए। उसे पहाड़ चाहिए, उसे जंगल चाहिए, उसे नदी नाले चाहिए, उसे पहाड़ों के नीचे जो मिनरल्स हैं वो चाहिए। और इसके लिए वो धीरे धीरे करके तमाम जानवरों के घरों को छीन रहा है। अब एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि हमारे देश की सड़कों पर 70% वाहन ऐसे हैं जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, दूसरे ज़रूरी कागजात नहीं है, और ये हमारे देश में सड़क पर सुरक्षा और देश के पर्यावरण दोनों के लिए ही बहुत खतरनाक बात है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, जो दाग धब्बे निकाले प्यार से। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, अब चमकिए प्यार से। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो विजय हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर जेके टायर। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। अब एक आंकड़ा आपको दिखाते हैं। हमारे देश में 70% वाहनों के पास सड़क पर चलने के लिए जरूरी कागजात पूरे नहीं हैं। केंद्र सरकार के नए आंकड़े ये बताते हैं कि देश की सड़कों पर चलने वाले ज्यादातर वाहनों के पास ना तो फिटनेस सर्टिफिकेट है, ना इंश्योरेंस है, ना रजिस्ट्रेशन है, और बहुत सारे वाहन तो ऐसे हैं जिनकी अब समय सीमा भी समाप्त हो चुकी है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्यों को यह बताया है कि देश में करीब 40 करोड़ रजिस्टर्ड वाहन हैं। इनमें से सिर्फ 8 करोड़ वाहनों के पास सभी सर्टिफिकेट्स और अप्रूवल पूरे हैं, सभी कागजात पूरे हैं, जबकि 30 करोड़ वाहन ऐसे हैं जिनके पास पूरे कागजात नहीं हैं, और 2 करोड़ 2 लाख वाहन तो ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन भी पहले ही रद्द हो चुका है। बिना पेपर वाले वाहनों में जो निजी वाहन हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। इनमें से 11 करोड़ 6 लाख टू व्हीलर हैं, 2 करोड़ 5 लाख कार, 16 लाख बड़े वाहन और 40 लाख 3 व्हीलर शामिल हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को अब एक ऐसा सिस्टम बनाने का प्रस्ताव दिया है जिसके जरिए जल्दी से जल्दी सभी वाहनों के मालिक ये जरूरी कागजात बनवा लें, और अगर इसके बाद भी इनके पेपर्स पूरे नहीं होते तो उस वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे वाहन हमारे देश में सड़क पर तो दूसरों के लिए खतरनाक हैं ही, सुरक्षा के लिए, लेकिन ये पर्यावरण के लिए भी बहुत ही खतरनाक है। आप इस बात को समझिए, जब एक पुराना वाहन जिसके पास ना फिटनेस सर्टिफिकेट है, जिसमें ना ठीक से इंडिकेटर काम करते हैं, ना उसके ब्रेक ठीक से काम करते हैं, और ना ही उसके पास दूसरे इंश्योरेंस और दूसरे कागज हैं, ऐसे वाहन जब सड़क पर चलते हैं तो इससे दूसरे लोगों की जान खतरे में आती है। उसे चलाने वाला तो है ही खतरे में, वो दूसरे लोगों की जान को भी खतरे में डालता है, और साथ ही इस तरह के जो वाहन होते हैं ये प्रदूषण भी ज़्यादा करते हैं, इसलिए पर्यावरण भी हमारा इससे खराब होता है। लेकिन हमारे देश की सच्चाई आज आपने देख ली कि ज़्यादातर वाहन तो ऐसे हैं जिनके पास कागज़ है ही नहीं। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल,
खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुलका ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट 100% आटा 0% मैदा 40 से भी ज्यादा टेस्ट गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा क्वालिटी का वादा लिख के ले लो। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार देश का नंबर 1 पशु आहार। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जब वक्त खराब चल रहा हो तब पीछे से आने वाली हंसी की आवाज अक्सर जानी पहचानी होती है। नमस्कार।